नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम आपके सामने भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में उन चीज़ों को लेके आए हैं जो हमारे विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे चैप्टर 12वीं का हिस्सा है और एनआईओएस के जो हिस्ट्री का जो बुक है 12th क्लास की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक माना जाता है। ठीक है, आज हम आपके सामने एक विशेष ज्ञान लेके आए हैं कि मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती थी, किस प्रकार से लोग उस समय व्यवस्थाएं चलाते थे। ठीक है, शासन किस प्रकार से होता था, प्रशासन किस व्यवस्था से होता था, लोग कानून व्यवस्थाएं किस तरीके से चलाते थे। ठीक है, इन सभी विषयों के ऊपर हम विस्तार से चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक के साथ। और हमारे इस बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत हम आज हिसाब से चलेंगे कि क्या सिलेबस के हिसाब से हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आइए एक बार पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो चैप्टर 12वां का जो हिस्सा है, ये देख लीजिए, चैप्टर 12वां है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले लगभग सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, ये हमारा चैप्टर्स था 12वां का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको करने से पहले हम अपने किताब में जो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, हम इसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद जब जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हमने इन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर दी है, यानी कि इसको क्वेश्चंस को आप लिखने लायक बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत प्रशासनिक ढांचाओं के विकास को किस प्रकार वो हुआ था। तो आप समझ जाएंगे दिल्ली सल्तनत काल में, ये बिल्कुल हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान अभिजात जो संरचनाएं थी, अभिजात यानी कि उन वर्गों का शासन जो शासन चला रहे थे। ठीक है, अभिजात वर्गों की किस प्रकार की संरचनाएं हो गई थी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान ये जो विजारत था, ये किस तरह के कार्य करते थे। ठीक है, ये एक रेवेन्यू ऑफिसर था, हालांकि मैं आपको अभी बता देता हूँ, आगे हम डिटेल में जाएंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल के अधीन जो एकता प्रणाली थी वो कैसी थी। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय पे स्थानीय प्रशासन किस तरीके से था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अलाउद्दीन खिलजी का जो ये बाजार सुधार जो नीतियां थी वो किस प्रकार की थी, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस के हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे और ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको इन सब चीजों की जानकारी मिल जाएंगी। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत में 3 प्रकार का प्रशासन है। पहला था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद हमारे पास आता है मुगलों का शासन, और मुगलों के बाद हमारे पास आता है शिवाजी का शासन, यानी कि मराठाओं का शासन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के शासन की व्यवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सिर्फ 3 ही क्यों, बाकियों के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि पूरे भारत के अंदर में दिल्ली पे सिर्फ इन्हीं तीनों लोगों ने कब्जा किया था। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के ऊपर हम इस डिटेल से चर्चाएं करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत जो प्रशासनिक ढांचा था उसका विकास किस प्रकार से हुआ था। देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर स्थापना की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत जो था वो देश का पहला सल्तनत था। ठीक है, इससे पहले देश में हिंदू शासन था। ठीक है, तो देश के अंदर जब पहली बार कोई नई शासन व्यवस्था, जो नई शासन वर्ग जो उदय हुआ था जिस वर्ग का, ठीक है, तो इस नए वर्ग में क्या क्या था, ये जो नए वर्ग जो उदय हुआ था, इस नए वर्ग ने प्रशासनिक प्रणाली की नई तरीके से शुरुआत करनी थी। क्योंकि जो पुरानी प्रशासनिक प्रणाली थी वो अलग तरीके से काम कर रही थी। अब इस व्यवस्था जो नया वर्ग आया था, जो नया प्रशासनिक व्यवस्था आया था दिल्ली सल्तनत ने, इसको नई व्यवस्था के साथ इसको लागू करना था। ठीक है, इसी के साथ साथ जब दिल्ली व्यवस्था खत्म हो जाती है, दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, उसके बाद मुगल व्यवस्थाएं आती है। तो मुगल व्यवस्थाएं किस प्रकार से इस व्यवस्था के अंदर अनुसार ही चलती है, लेकिन इसमें कुछ चीजें नई तरीके से वो ऐड करती है, नई चीजें जोड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से हमें भारतीय परिवेश के अनुसार, मतलब देखिए, ये जो व्यवस्थाएं चल रही थी ना, दिल्ली सल्तनत का हो या मुगल सल्तनत हो, ये सारी विदेशी व्यवस्थाओं को ही स्थापित कर रहे थे, यानी कि जो मध्य एशिया के साथ चल रहा था उन्हीं व्यवस्थाओं को। तो मध्य एशिया का जो व्यवस्था था, इसको किस अनुसार से अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन्हें ढालना था। ठीक है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्यों डालना था, इसके पीछे का कारण ये था कि जो जिस जगह पे ये शासन करने आ रहे थे, मतलब सुल्तान इस बात को पूरी तरीके से जानते थे कि जो प्रजा थी वो पहले तो गैर इस्लामिक है। ठीक है, अधिकांश लोग क्या है, गैर इस्लामिक है। और जो शासन का जो मुख्य केंद्र है वो ग्रामीण व्यवस्थाएं है। ठीक है, ये 2 व्यवस्थाएं थी जो मध्यकाल के अंदर मिसिंग हुआ करती थी, सॉरी, मध्य एशिया में मिसिंग थी। और ये जो थी जो भारत के अंदर मौजूद थी, यानी कि पहला तो गैर इस्लामिक शासन, ठीक है, मतलब गैर इस्लामिक लोग और इस्लामिक शासन, तो ये एक पहला मतभेद था। दूसरा था कि जो केंद्रीय सत्ता थी वो अलग तरीके से काम कर रही थी, जो ग्रामीण सत्ता थी वो अलग तरीके से काम करती थी। तो केंद्र से लेकर ग्राम तक जाने की व्यवस्थाएं निभानी थी, और देश का अधिकांश हिस्सा कहाँ, ग्रामीण में रहता था, गांव ग्रामीण व्यवस्थाओं में रहता था। तो इसीलिए इनके पीछे एक नई तरह की चुनौतियां थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब सबसे पहले स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया, किससे, लाहौर से। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, इनका संबंध किससे था, गुलाम वंश के साथ था।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे और ये गुलाम वंश से संबंधित थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद इनको इनकी सत्ता मिली। ठीक है, इनके बाद जब इनको सत्ता मिली, जैसे ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, इसके बाद इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपनी जो इन्होंने जो लाहौर से ये स्वयं को स्वतंत्र कर लेते हैं और दिल्ली की तरफ ये दिल्ली की हत्या लेते हैं, दिल्ली का अधिक बैठ जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि ये सत्ता में जब जैसे ही आते हैं, सत्ता के साथ इन्हें परिवर्तन करना होता है। ठीक है, तो इनके साथ इनकी शुरुआत होती है। तो प्रशासन में प्रारंभिक परिवर्तन जो था इन्हीं के समय पे देखा गया। शुरू में जो इनका काम था वो मात्र कर की, ठीक है, इनका कोई विदेश लक्ष्य, समाज में परिवर्तन कर देंगे, ऐसा कुछ परिवर्तन इनका था नहीं। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था? सिर्फ कर की वसूली करना। ठीक है, ये इनका शुरुआती काम था। दिल्ली सल्तनत के विस्तार के साथ ही नई प्रणाली का जन्म हुआ। ठीक है, जैसे जैसे दिल्ली शासन था बढ़ने लग गया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत देखा है आपने कि जैसे जैसे 5 वंशज आते हैं, हर वंश के अनुसार दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे बढ़ ही रहा होता है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ता है, नए क्षेत्र का विस्तार होता है। विस्तार के साथ क्या होता है, उन क्षेत्रों को हमें प्रशासन भी करना है, उन क्षेत्रों के ऊपर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी लानी है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के समय ये व्यवस्था में चलानी थी। दूसरा क्या था कि जो सुल्तान थे उस समय के, वो इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ थे कि प्रजा जो थी वो किस तरीके से शासन थी, यानी जो प्रजा है वो अधिकांशतः गैर इस्लामिक है और स्थानीय जो प्रशासन है वो ग्रामीण व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है। ठीक है, और ग्रामीण का जो मुख्य हिस्सा है वो आज भी बहुत चीजें जो अपनी रूढ़िवादी व्यवस्थाएं हैं उसी के ऊपर चालू करता है और वो अचानक से परिवर्तन जैसी चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो केंद्रीय सत्ता, प्रांतीय सत्ता और ग्रामीण सत्ता, इन तीनों के साथ हमें मिल बांट के चलना है, इन तीनों के साथ हमें काम करना है। ठीक है, तो ये तीनों जो व्यवस्थाएं थी, इसी के हिसाब से समाज में 3 स्तर पे हमें प्रशासन की जरूरत पड़ी। कौन-कौन सा स्तर? एक था केंद्र, दूसरे थे राज्य और तीसरा था स्थानीय प्रशासन। इन तीनों के साथ ये 3 स्तर की सरकार हमें उस समय भी देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, और ये आजाद भारत में भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, प्रशासनिक प्रणाली की बात करें, किस प्रकार की प्रशासनिक प्रणाली थी? देखिए, सबसे पहले प्रशासनिक प्रणाली थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। पहले थे हमारे सुल्तान जी। सुल्तान जी कौन थे? प्रशासन के केंद्र थे। ठीक है, इनके ही आधार पर सारी नियुक्तियां होती थी, सारी तरक्कियां होती थी, यानी कि प्रमोशन। ठीक है, इनके हिसाब से ये किसी को जिसको चाहे उसको निकाल सकते थे किसी भी पद से, किसी का ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, इनकी द्वारा ही उपाधियां दी जाती थी, इसी के द्वारा सम्मान दिया जाता था। तो प्रशासन का सारा केंद्र और सारी जिम्मेदारी सुल्तान के पास थी, यानी कि राजा के पास। ठीक है, ठीक है, समझ गया? सुल्तान के पास क्या था? सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ठीक है, व्यवहार में तो ऐसा ही था। ठीक है, व्यवहार में ऐसा ही था। ठीक है, मतलब सॉरी, व्यवहार में ऐसा नहीं था। हालांकि ये सारी चीजें लिखित में थी कि प्रशासन को ये सारी चीजें करनी होती थी, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों था? देखिए, प्रशासन को सबसे ज्यादा जो टेंशन था ना, सबसे ज्यादा जो सुल्तान के ऊपर जो दबाव था, वो था अभिजात वर्गों का। ये अभिजात वर्ग कौन थे? अभिजात वर्ग थे एक, मतलब पूरा जो ये देखिए, अभिजात वर्ग कौन थे? प्रमुख अधिकारियों का एक दबदबा था, यानी कि प्रमुख अधिकारी वर्ग जो था वो था अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग और उलमाओं के दबाव में, उलमा मतलब धार्मिक गुरुओं के दबाव में जाकर के इन्हें सल्तनत को कार्य करना था। लेकिन सुल्तान जो थे वो अलग अलग नीतियां अपनाते थे जिसके माध्यम से ये इस प्रकार के काम करते थे। लेकिन जो बलवन थे, बलवन ने सबसे पहले क्या किया, जो अभिजात वर्ग थे उन पर कंट्रोल किया, यानी कि अधिकारी वर्ग को उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल किया। और लेकिन इससे पहले के जो सुल्तान थे, इल्तुतमिश के समय पे अभिजात वर्ग जैसी व्यवस्थाएं शुरू हुई थी, लेकिन ये जो बलवन थे, बलवन ने क्या किया, अभिजात वर्गों की जो शक्तियां थी उसको धीरे धीरे कम कर दिया, उसे कमजोर बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं अभिजात वर्ग के बारे में। तो दूसरा जो प्रणाली थी, जैसे शासन के 3 भागों की बात की थी, पहले सुल्तान थे, दूसरे थे अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कौन थे? प्रमुख अधिकारी। जितने भी अधिकारी वर्ग थे वो सब अभिजात वर्ग के अंदर शामिल करते थे। समय के साथ क्या होता था, इनकी जो शक्तियां थी वो घटती बढ़ती रहती थी। ठीक है, जैसे कि बलवन के टाइम पे शक्तियां घट गई, लेकिन बाद के शासनों में बढ़ गई। ठीक है, शुरुआती शासन में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने मतलब शासन तक को उखाड़, मतलब सत्ता तक में जो सल्तनत थे उनको भी हटाने की कोशिश करने लग गए। जो सुल्तान थे उन्हें भी हटाने लग गए। तो ये इतने शक्तिशाली शुरुआती दिनों में बन गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब बलवन का समय आएगा तो इनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो इनकी जो शक्तियां है वो धीरे धीरे अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब देश काल परिस्थितियों में बदलती रहती है। ठीक है, अभिजात वर्ग सबसे महत्वपूर्ण बात किया है। दूसरी चीजें क्या थी कि ये सेना के जो कर्मकांड थे ना, सेना के जो कामकाज हुआ करते, इनके ऊपर भी इनकी निगरानी हुआ करती थी, यानी कि सामाजिक रूप से ये सेना के भी कार्य किया करते थे। ठीक है, और ये उत्तराधिकारी जो था ना शुरुआत में, ये वंशानुगत नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो पद था धीरे धीरे वंशानुगत होता गया। ठीक है, आगे चलते हैं, उलमाओं के बारे में जानते हैं। उलमा कौन थे? धार्मिक गुरु। और ये न्याय प्रणाली के साथ, मतलब धार्मिक गुरु भी थे और ये न्याय प्रणाली के प्रमुख हुआ करते थे, यानी कि न्याय इनके अनुसार चलता था। ठीक है, उलमाओं का मानना था, उलमा जो थे ये धार्मिक गुरु, ये कहते हैं कि जो सत्ता होगी ना वो धर्म के अनुसार चले। ठीक है,
लेकिन सत्ता धर्म के अनुसार कैसे चल सकती है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी, क्योंकि जहां पर गैर ज्यादातर जो लोग थे वो गैर इस्लामी थे, तो सत्ता धर्म के अनुसार नहीं चलना आवश्यक था। तो राज्य के लिए जो महत्व आवश्यक विषय थी ना, वो सबसे महत्वपूर्ण रखता था। ठीक है, हालांकि ये कोशिश करते थे कि धर्म के अनुसार चले, और सुल्तान भी इन बातों पर थोड़ा बहुत जिक्र करते थे, लेकिन अधिकांश सुल्तान इनकी बातों को नहीं मानते थे। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी बातों को मानने से शुरुआत में साफ साफ मना कर दिया, उन्होंने इनको पूरी तरीके से नकार दिया। और लेकिन जो बाद के जो सुल्तान बने या फिर शुरुआती जो सुल्तान थे, वो धर्म के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करने की कोशिश करते थे, लेकिन राज्य जो था वो धर्म के मामले में काफी कम, लेकिन प्रशासनिक मामलों में ज्यादा व्यापक रूप से कार्य करता था। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं। देखिए, इस समय में क्या होता है, केंद्रीय प्रशासन, मैंने बताया प्रशासन के 3 स्तर थे, केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य। केंद्रीय स्थापन प्रशासन में पहले होते हैं वजारत। वजारत कौन थे? दीवाने विजारत जो थे, वो इसके मतलब इनको दीवाने विजारत कहते, पूरा नाम था दीवाने विजारत। प्रधान कौन थे? प्रधान थे वजीर। इनका कार्य क्या था? कार्य इनका था वित्तीय संगठन पर नियंत्रण करना। ठीक है, ये इनका इंपोर्टेंट काम था। और इनके साथ साथ अन्य इनके विभाग भी थे, जिनके बारे में अभी आपको चर्चा करते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वजारत के बारे में। इनके प्रधान कौन थे? वजीर। मुख्य कार्य क्या था? राज्य के वित्तीय संगठन को स्थापित करना। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं था, कभी कभी क्या था कि ये जो थे, ये राज्य को सलाह तो देते थे, लेकिन कई बार क्या होता था कि ये सैनिक नियंत्रण भी करते थे, मतलब सेना का नेतृत्व करते थे, उनका नियंत्रण करते थे। ठीक है, ये काम भी उनका हुआ करता था। इसके साथ साथ क्या करते थे, सेना के मामले में जितने भी संबंधित भुगतान होता था, उनको जमीन का राजस्व देना होता था, आय का भुगतान होता था, उनका लेखा देना होता था, इनकी तनख्वाह होती थी, इन सभी के ऊपर इनका पूरा पूरा नियंत्रण होता था। यानी कि सैनिक के ऊपर किस प्रकार का वित्तीय खर्च होएगा, इसके ऊपर वजारत का पूरा नियंत्रण था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। ठीक है, ये सब समझ गए आप। उसके बाद क्या होता है कि इसके अंतर्गत ना कई सारे अन्य विभाग भी थे जो इनकी मदद किया करते थे, जैसे कि मुस्तौफी ए मुमालिक। ठीक है, ये महालेखा परीक्षक थे। ठीक है, महालेखा परीक्षक का मतलब होता है जनरल अकाउंटेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, इस हाँ, उसके बाद क्या होता है? मुशरिफ ए मुमालिक। ठीक है, प्रधान लेखाकार यानी कि चीफ अकाउंटेंट। ठीक है, मुजमदर मजुमदार। ठीक है, मजुमदार कौन थे? मजुमदार भी इसी तरीके का पद होता था। ठीक है, मजुमदार के अंदर क्या होता था, जो खजाने हुआ करते थे ना, खजानों से ऋण और उनकी जो देख रेख करने की जिम्मेदारी इनको रखी गई थी। यानी खजाना में किस प्रकार का हमारा जो राज्य शाही खजाना है, उसमें कितने लोगों ने पैसा दिया, कितने लोगों से पैसा लेना है, इन सभी के बारे में हमें जानकारी यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद होता है दीवाने आमिर। दीवाने आमिर कौन थे? ये खेती, जो भूमि वाली जो खेतियां वाली होती थी ना, खेती विभाग, इनसे इनका संबंध होता था। भूमिगत जो खेती होती थी, उसके लिए उन्हें योग्य बनाया गया था कि ये उन खेतियों को भी योग्य बनाए जो खेती करने लायक नहीं है। ठीक है, इनका नाम था दीवाने आमिर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास है वो है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज कौन थे? ये एक सैनिक देखभाल किया करते थे, यानी सैनिकों की उनको जरूरतें हैं, उनका उनका ख्याल रखते थे। इनके प्रधान का नाम था आरिजे मुमारिक। ठीक है, एकता पर निगरानी रखा करते थे। ठीक है, ये मतलब एकतादारी जो प्रथा आई, अभी थोड़ी देर बाद उसके ऊपर बताऊंगा कि विस्तार से एकतादारी क्या था। तो एकतादारी के ऊपर नजर रखने का काम किसका था? दीवाने अर्ज का। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, इनमें 2 तरह की व्यवस्थाएं होती थी, 2 तरह के सैनिक थे। एक होता था हसम कलब, एक था हासिम एक तरफा। ठीक है, हसने कलब जो था, ये उन सैनिकों का ग्रुप हुआ करता था जो दिल्ली में रहते थे। ठीक है, और दूसरे जो ग्रुप, ये सैनिक संगठन थे, ये जो थे दिल्ली के बाहर रहते थे। तो दिल्ली के बाहर वाले कौन से थे? दिल्ली के अंदर कौन थे? दिल्ली के अंदर थे हसम क्लब। ठीक है, और दूसरे जो थे हसम एक तरफा, ये कौन थे? ये दिल्ली से बाहर रहते थे। ठीक है, समझ गए। अगले थे दीवाने ईसा। ये कौन थे? पत्राचार। पत्राचार मतलब क्या होता है? इसका जो प्रधान था वो था दीवाने खास। देखिए, ये जो दीवाने ईशा होते हैं ना, ये कुछ नहीं थे, ये कहता है राजा जो फरमान लिखते थे ना, राजा के फरमान मतलब राजा के द्वारा लिखी गई वो बात जो पूरे राज्य में लागू की जाएगी। ठीक है, तो राजा अपने 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 काल में फरमान लिखा करते थे। ठीक है, तो फरमान पे क्या होता था कि राजा ये क्या करते थे, राजा के जो फरमान थे उनको लिखते थे, प्लस कई सारे विभागों को भेजा करते थे कि राजा के जो कार्य है इनका पालन पोषण किया जाए। और इसमें एक अधिकारी होते थे जिनका नाम था बरीद मुमालिक। ठीक है, तो ये बरीद मुमालिक क्या थे? देखिए, ये जो दीवाने ईशा है, इसमें जो ये थे बरीद मुमालिक, इनका काम क्या था, ये राज्यों के अंदर में मुख्य भूमिका निभाते थे। जैसे कि यही काम जो दीवाने ईशा थे ये केंद्र में कर रहे थे, और जो बरीद मुबारिक थे ये यही काम राज्यों में कर रहे थे। ठीक है, इसके साथ साथ ये राज्य में, इसके साथ साथ ये करते क्या थे, ये गुप्तचर व्यवस्था का भी काम किया करते थे। ठीक है, इनका काम इतना ही नहीं था कि ये बस शासन को ये पूरी मतलब पत्रकारिता का जानकारी, राज्य का जो फरमान है ये सब जगह पहुंचाएंगे, बल्कि गुप्तचर विभाग का भी काम करते थे। साथ ही साथ इनको पूरे राज्य में होने वाली जो जितनी भी समस्याएं थी, जितना भी समाचार होता हुआ करता था, चाहे किसी भी तरह की घटनाएं हो, चाहे अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, इसकी जानकारी रखनी होती थी और सुल्तान को
इन्हें भेजना होता था कि इस राज्य में इस तरह के कार्य हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह है दीवाने, अगले हैं दीवाने रियासत। जब मैं दीवाने की बात करूं ना, तो दीवाने का मतलब होता है विभाग। ठीक है, दीवाने का मतलब होता है विभाग। ठीक है, समझ गए। तो दीवाने रियासत का मतलब होता है न्याय विभाग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो प्रधान था वो था सदर सदर। सदर का मतलब होता है कमिश्नर आमतौर पे। ठीक है, और जो ये काजी मुमालिक भी थे। काजी मुमालिक का मतलब, काजी का मतलब होता है न्यायिक अधिकारी। ठीक है, तो ये न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति भी किया करते थे, इसलिए इन्हें काजी मुबालिक कहा जाता था। और ये क्या थे, एक धार्मिक अधिकारी थे। ठीक है, ये उलमाओं की तरह आप समझ सकते हैं। अन्य विभाग भी थे उस राज्य के अंदर, वो कौन था, वकील दर्रा। ठीक है, वकील दर्रा था, ये शाही परिवारों की जो जरूरतें थी उसकी पूरी करते था। ठीक है, इसके बाद था अमीर हाशिर। अमीर हाशिर कौन था, अमीर हाशिर था तो शाही परिवार का जो कामकाज होता था वो क्या करते थे। ठीक है, इसके बाद होता था सर ए जानदार। सर ए जानदार ये थे, ये अंगरक्षक थे। ठीक है, ये कौन थे, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। ठीक है, सर ए जानदार कौन थे, बॉडीगार्ड थे। और थे सर ए फिल। सर ए फिल कौन थे, ये अस्तबल यानी कि घोड़ों के देखभाल क्या करते थे। और थे आमिर माजिल। आमिर माजिल कौन थे, ये हाथियों की देखभाल करते थे। और इसी तरीके से ये जो विभाग है इस तरीके से हुआ करता था। ठीक है, समझ गया। अमीर माजिल कौन थे, अजील माजिल थे वो जो बैठक या समारोह का जो आयोजन होता है उसके ऊपर देखभाल ये करते थे। ठीक है, ये जैसे सानेफिल, सानेफिल का काम था कि ये जो सॉरी हाथी थे उनकी देखभाल करते थे। सर ए जमानत, ये, हाँ, सर जमानत ये अंगरक्षक का काम करते थे। समझ गया। तो इतने तरह के विभाग भी हुआ करते थे उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद आंशिक नियंत्रण वाले राज्य कौन थे। देखिए, राजा का कहीं पे भी पूरी तरीके से नियंत्रण, कुछ राज्य ऐसे भी थे जहाँ पे राजा का पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं था। वहां पे अपने कुछ लोकल राजा हुआ करते थे जिनके साथ राजा ने समझौता कर रखा था, या फिर कुछ और ऐसी चीजें थी जहाँ पे राजा का फुल कंट्रोल नहीं था। तो उन राज्यों में जहाँ राज्यों का फुल कंट्रोल नहीं था, यानी फुल मात्रा नहीं था, वहां पे राजा किस तरीके से काम करते थे। वहां राजा क्या करते थे, उन जगहों पर जहाँ पे आर्थिक नियंत्रण नहीं था, वहां पे राजा का मुख्य काम था कि आर्थिक मामलों में बस उसको प्राप्ति मिल जाए, आर्थिक मामलों में उनको जगह मिले और उनको इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिले कि वो बस अपना जो, मतलब उनका जो धन संपदा है उनको उन्हें मिलता रहे। ठीक है, तो उनका बस काम था कि वृत्तीय चाह थी उनकी कि उनको बस धन संपदा यहाँ से मिले, यहाँ से उन्हें कर मिले, यहाँ से उन्हें गिफ्ट मिले। ठीक है, इस तरीके उनकी बस इच्छाएं थी, जहाँ पे उनकी आंतरिक राज था। यहाँ पे इनका मुख्य राज्य नहीं था, उनको बस इतनी जरूरत थी। ठीक है, इसके माध्यम से इनके पास और भी चीजें थी, जैसे कि उनको फिर यहाँ पे विशेष सेनाएं रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विशेष यहाँ पे क्या था कि इनको विशेष देखभाल नहीं करनी है, आम जनताओं की भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तो इसलिए आंशिक राज्य भी राजा के लिए एक विन विन सिचुएशन टाइप का सिचुएशन होता था। इसके लिए वो क्या करते थे, सूबेदार की नियुक्ति करते थे। सूबेदार के साथ साथ जहाँ पे प्रांत वहां पे गवर्नर नियुक्त होते थे। अच्छा, एक वहां पे एक और पद था जिसको शिक्कस या सिक्कस कहते थे, जिनका जो प्रधान था वो सिक्कसदार हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीजें भी हुआ करती थी, प्रांतों में इसकी नियुक्ति की जाती थी। और इनका जो मुख्य काम था सिक्कस का, ये दीवानी कानून पर काम करते थे। जो दीवानी कानून मतलब वो कानून जो सिविलियन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि जमीन की हेराफेरी हो गई, या फिर कोई ऐसा कानून जिसमें किसी का मर्डर ना हुआ हो या फिर किसी का बलात्कार ना हुआ हो, तो उस तरह की जो चीजें होती है सिक्करदारी के अंदर, सिविल राइट के अंदर आती है। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी के केस आते हैं, राजस्व विभाग के केस आते हैं। ठीक है, समझ गया। आगे चलते हैं। इक्तादारी प्रणाली, ये पूरे इस मुगल मतलब पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत जो होती है ना इक्तादारी की, इसकी शुरुआत होती है इक्तादारी इस्लामिक देशों में। ठीक है, जो एक प्रकार का पद हुआ करता था, जो राज्य की सेवा करने के लिए, जो राज्य की जो सेवा करते थे ना, उन्हें इक्ता कहा जाता था। खलीफा के प्रशासन के दौरान, खलीफा के प्रशासन में नागरिक और सैनिक दोनों अधिकारियों को ये पद दिया जाता था, इक्तादारी। ठीक है, सल्तनत काल में क्या हुआ कि ये जो पद था ना, ये इक्तादारी का, यह पद उन क्षेत्रों में गया, पहली बार गया। ठीक है, साम्राज्य का जैसे जैसे निर्माण हुआ वैसे वैसे इस पद की शुरुआत भी बढ़ती गई। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, ये पद केवल सैनिक कमांडो को दिया जाता था, अभिजात वर्गों को नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये सैनिक कमांडो के साथ साथ अभिजात वर्गों को भी दिया जाने लगा, क्योंकि जब से राज्य में पहली बार जब राज्य में व्यवस्था की गई, तो जाहिर सी बात है कि उनको इस बात का डर था कि विद्रोह ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सैनिकों को शुरुआत में दी। जब राज्य शांत हो गया तो यही चीजें उन्होंने अभिजात को पकड़ा दी कि अब आप संभालिए इन चीजों को। ठीक है, तो इक्तादारी प्रणाली के अंदर पहले सैनिक पद थे, सैनिक और अभिजात दोनों को दिया जाता था। इस प्रकार का जो क्षेत्र था उन्हें एकता कहा जाता था। ठीक है, जहां पर राजा ने कब्जा किया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया, वो पहले एकता है। जो इसको चलाएगा वो एकतादार है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि यह है जो अधिकारियों को भुगतान की एक प्रणाली थी, अधिकार जो होंगे उसको भुगतान की एक प्रणाली है, जिसमें सेना की देखरेख के लिए खर्च किया जाता था। ठीक है, मान लीजिए एक राजा था, एक राजा ने इतने बड़े क्षेत्र को जीता। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र को जीतने के बाद उसने कहा कि यहाँ पे प्रशासन कौन चलाएगा, तो प्रशासन के लिए उन्हें रख दिया एकता को। ठीक है, उन्होंने प्रशासन के लिए किसको रखा, एकता को। अब एकता को उन्हें धन देना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब एक सॉरी प्रशासन के लिए उन्होंने कहा सैनिक को या फिर सैनिक अधिकारी को कि आप यहाँ पर रहिए और इस पूरे क्षेत्र को संभालिए। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा, एकता कहा। और इस क्षेत्र पर और सैनिक जो अधिकारी था इसको अब एकता क्या करेंगे, इसको एकतादार कहेंगे। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, एकता हो गया, और सैनिक अधिकारी कौन बन गए, एकतादार बन गए। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया होगा। देखो क्षेत्र पर कब्जा किया, ठीक है, इस क्षेत्र को कहा उसने एकता। इस क्षेत्र को संभालने के लिए उसने एक सैनिकों को भेजा, ठीक है, सैनिक यहाँ आए, ठीक है, जो सैनिक यहाँ पे आए उसको उन्होंने कहा दिया एकतादार, समझ गए। और अब ये एकतादार ही पूरे राज्य के अंदर, इस पूरे राज्य में, ये जो राज्य जो राजा ने जीता है इसमें वो क्या करेगा, इसमें वो करेगा वृत्तियां इच्छाएं अपनी पूरी करेगा। ठीक है, जिस वो जो इच्छाएं पूरी करेगा उसके माध्यम से क्या होगा कि ये अपनी जो जरूरतें हैं, अपने जो सैनिक खर्च हैं इसको पूरी करेगा। ठीक है, इसी प्रशासनिक माध्यम से। और एक प्रकार के इस राज्य के अंदर वो छोटा सा एक राजा टाइप में काम करेगा। ठीक है, हालांकि वो राजा नहीं है, लेकिन एक मान लेते हैं छोटे से क्षेत्र में उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस पूरे क्षेत्र में इस पूरे आम जनताओं को संभालिए, यहाँ के सैनिक वर्ग को संभालिए। तो इस प्रकार से शुरुआत में दिया गया था। शुरुआत में पद सैनिकों को दिया गया था, क्योंकि इतने बारे क्षेत्रों को जीतने के बाद कभी भी विद्रोह हो सकता था। तो शुरुआत में ये पद सैनिकों को दिया था। जैसे जैसे राज्यों के पास विस्तार होने लग गए, राज्यों के पास शक्ति आने लग गई, तो इसके बाद क्या हुआ, ये पद धीरे धीरे कम हो गया और प्रशासन से ये पद धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया जिनके पास पहुंचना चाहिए, यानी कि अभिजात वर्गों के पास जिनको प्रशासन का अनुभव था। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ये एकतादारी प्रणाली थी। इसके बाद क्या होता है कि जब अलाउद्दीन 14वीं शताब्दी के अंदर में, 14वीं शताब्दी के अंदर में इन्होंने एक नया पद दिया जिनको उन्होंने कहा था मश्क। ठीक है, नया पद भी इन्होंने मिला। ठीक है, नया पद इन्होंने दिया जिसको उन्होंने कहा था मक्षी या बालिश। ठीक है, नया पद। ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि मुक्ति नाम का एक नया पद भी ये शुरू करते हैं इसी व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, मुक्ति व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने इस प्रकार का एक पद शुरू किया। ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है, कोई बात नहीं, इसको आप हटा दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको पढ़ते जाइए। तो मुक्ति जो एक थी, एक व्यवस्था इन्होंने मुक्ति लाई थी। ठीक है, मुक्ति के अंदर में सेनाओं के लिए इन्होंने खर्च व्यवस्था लेके आ गए थे, और अन्य धन्य के लिए भी इन्होंने इसे वापस ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एक नया पद इन्होंने जोड़ा था, ख्वाजा नाम का पद दिया था। ठीक है, ख्वाजा नाम का पद इन्होंने दिया था। हालांकि एकतादारी जो प्रणाली है मैं आपको एक बार विस्तार से और समझा दूंगा जब हम मुगलों के ऊपर चर्चा करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल इतना समझ जाइए कि ख्वाजा नामक पद जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको लेकर के आए थे। ठीक है, और इसके साथ ही इसको शुरू कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले जो थे वो एकता को उन्होंने वंशानुगत बनाया था, और जो एकता को जो ऊपर राज्यों का जो फुल एंड ऑफ कंट्रोल जो पूरे तरीके से नियंत्रण हुआ करता था, उस नियंत्रण में उन्होंने थोड़ी बहुत ढील दी थी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे एकतादारी प्रणाली क्या हो गई, वंशानुगत हो गई। इससे पहले वंशानुगत नहीं हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद समझ गए। इसके बाद आते हैं स्थानीय प्रशासन के बारे में। स्थानीय प्रशासन का जो हमेशा से ग्रामीण प्रशासन जो है ना, वो सबसे छोटी इकाई रही है। ठीक है, ग्रामीण प्रशासन जो शासन का है सबसे छोटी इकाई रहती है, और इसके कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि एक रूढ़िवादी व्यवस्था उस हिसाब से चलती आ रही थी हजारों सालों से, और सरकार चाहे कितनी भी आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर परिवर्तन के हिसाब से सुल्तान में दिल्ली में कोई भी बना, इनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं शुरुआत से एक जैसी व्यवस्थाएं चलती रही। ठीक है, हालांकि इस टाइम पे सल्तनत काल में भी कुछ अधिकारियों को अपॉइंट किया गया था ताकि जो इनके जो राजस्व व्यवस्था है उनकी जरूरतों से पूरी कर सके। ठीक है, इसमें जो व्यवस्थाएं थे वो थे खुद, ठीक है, मुकदमा और पटवारी। तीन तरह के अधिकारी हुआ करते थे, खुद, मुकदम और पटवारी। ठीक है, ठीक है, ये तीन तरह के अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, यही इनका जो मुख्य काम था वो था राजस्व व्यवस्था इकट्ठा करना। ठीक है, कानून व्यवस्था को लागू करना, और जो मुक्ति होती है उनकी सहायता करना। मुक्ति कौन थे, छोटे सैनिक अधिकारी। ठीक है, परगना, परगना क्या होता है, कई सारे राज्य, कई सारे गांव जो होते हैं वो आपस में मिलकर के परगना बनाते हैं, मतलब कई सारे राज्य आपस में मिले और उनको परगना की उपाधि दी गई। ठीक है, इसी तरीके से परगना क्या होता है, कई राज्यों से मिलकर बना होता है। परगना के अंदर में जो अधिकारी होते हैं उन्हें कहते हैं चौधरी या फिर आमिल। आमिल का काम क्या था, राजस्व व्यवस्था इकट्ठा करना। और एक और व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है कारनून। ठीक है, कारनून नाम का जो व्यक्ति होता है वो लेखाकार होता है, अकाउंटेंट होता है, जो इनकी देखरेख करता है। ठीक है, अगला है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, सैनिक वेतन उनको मिलता था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार सुधार नीति बनाई थी उसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। बाजार सुधार नीति क्यों बनाई थी, देखिए उस टाइम पे क्या था, मुगलों का हमला देश में पड़ रहा था। मुगलों के हमले से रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए इन्होंने एक विशाल सेना बना ली थी। अब उस विशाल सेना को चलाने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता थी। तो इन्होंने क्या किया कि या तो सैनिकों को अधिक वेतन दे दो, या फिर सैनिकों को कम वेतन दो। कम वेतन दोगे तो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति कैसे होंगी, क्योंकि राज्य बाजार में तो भाई चीजें बस बढ़ती घटती रहती है। तो पहली बार क्या हुआ इतिहास में
कि सल्तनत का पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने फरमान लाया, एक नियम लाया कि आप इससे ज्यादा धन इकट्ठा नहीं कर सकते, इससे ज्यादा धनों की मांग नहीं कर सकते। काम तो उनका था कि सैनिकों को वेतन देने के लिए, पहली बार उन्होंने सैनिकों का क्या किया कि नकद वेतन देने की शुरुआत की, ठीक है। लेकिन नकद वेतन के साथ साथ क्या हुआ, सैनिकों को एक बहुत ही कम अमाउंट में वो वेतन देते थे, लेकिन उनसे जरूरतें जो मूलभूत आवश्यकता थी उसकी पूरी करने का ध्यान भी रखते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कम वेतन में ही जो बाजार प्रणाली से उसको नियंत्रण किया, और उसके साथ ही उन्होंने बाजार प्रणाली को जैसे नियंत्रण किया, सैनिकों का जो मूलभूत वेतन था वो पर्याप्त हुआ करता था बाजार से चीजों को खरीदने के लिए। इसके माध्यम से क्या हुआ, आम जनता को भी लाभ हुआ, न केवल सैनिकों को बल्कि आम जनता को भी भारी भरकम लाभ हुआ, आम जनता को भी मूलभूत आवश्यकता की पूर्तियां होने लगी, ठीक है। इस चीजों को प्राप्त करने के लिए वो एक अधिकारी रखता था जिसका नाम था सोहनी अधिकारी, ठीक है। सोहनी अधिकारी जो था वो मूल था, जो इसकी पूरी चीजों को जिम्मेदारी रखता था कि कहाँ क्या हो रहा है। इसके साथ साथ बारिदो और मुनायाब जैसे दो गुप्तचर भी रखे जाते थे, मतलब ये गुप्तचर अधिकारियों का पद था। इस प्रकार के दो गुप्तचर भी रखे जाते थे जो कि इस बात पर नजर रखें कि कि बाजार में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, कोई इस प्रकार का कोई ऐसा कृत्य तो नहीं कर रहा जिससे कि बाजार की जो रेट है वो बढ़े, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों पे भी रोक लगा दी गई थी। तीसरा था सराय अदल। देखिए ये एक प्रकार का बाजार था, उस टाइम पे बाजार, तीन प्रकार का बाजार जो था अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था, कि हर बाजार को उन्होंने अलग अलग नाम दिया था, ठीक है। इस बाजार में क्या होता था, सराय अदल में क्या हुआ कि कपड़े, घी, मेवे का ये बाजार हुआ करता था, ठीक है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि बाजार को नियंत्रण करने का कोशिश किया। हालांकि उसके बाद बाजार को किसी भी इसकी जो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, इसके बाद जो प्रणाली थी ये प्रणाली भी खत्म हो गई, और फिर सैनिकों का जो वेतन था वो भी बढ़ा दिया गया, और जो सैनिक थे उनकी भी संख्या काफी कम कर दी गई, क्योंकि बाजार उनके बाद इतने बड़े सैनिकों को संभालने के लिए राज्य के पास धन की कमी होना हो, इसका ख्याल भी रखा गया। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो बाकी जो राजा होते हैं वो इसी काम को करते हैं, और ये खत्म हो जाता है। यानी कि बाजार सुधार नीति अलाउद्दीन खिलजी तक ही चलती है, उसके बाद खत्म हो चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मुगल प्रशासन का जो प्रशासनिक ढांचा होता है ना, इसके ऊपर हम चर्चा अपनी अगली क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, इस चीज को हम यही रोकना चाहेंगे क्योंकि क्लास काफी लंबी है, टॉपिक काफी विस्तृत है, इसलिए हमने इसको लगाने में थोड़ा